Hi students, welcome to the physiology of excretion. फिजियोलॉजी में देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया है, मेरा कोई भी लेक्चर आर्टिकुलेटेड होता है, तो फिजियोलॉजी में मैं आपको हर वो चीज़ बताऊंगा और हर उन चीज़ का प्रयोग करूंगा जो मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको बता रखा है। तो और दूसरी सबसे बड़ी बात कि बी प्रिसाइज, प्लीज, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्लियर कट डिमार्केशन होना चाहिए, हर चीज़ क्लियर होनी चाहिए आपको। तो हर चीज क्लियर करने का जो दावा है वो कैसे पूरा होता है ये मैं बताता हूं आज आपको। आइए देखते हैं। प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको बता रहा था क्या, पोडोसाइट्स, मार डायग्राम बता रहा था। पोडोसाइट्स का डायग्राम लेके आया हूं आपके लिए। इतना ज्यादा रिफाइन करके दूंगा आपको कि आप पोडोसाइट पढ़ो तो चीजें याद होनी चाहिए। किस तरह से ग्लोमरुलर फिल्टरेट हो रहा है, किस तरह से टफ्ट में ब्लड आ रहा है, एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्रिएट हो रहा है ड्यू टू डिफरेंस इन द ल्यूमेन ऑफ एफरेंट एंड इफरेंट आर्टेरियोल। वो सारी चीजें आपको तभी क्लियर हो ही पाएंगी जब आप एक्चुअली में पोडोसाइट का स्ट्रक्चर समझ पाओगे। तो आओ इसी सिलसिले में एक बार फिर से शुरू करते हैं। देखो, ये एफरेंट आर्टेरियोल है, इसका डायमीटर बड़ा है, ये इफरेंट आर्टेरियोल है, इसका डायमीटर छोटा है। चित्र में बनाया है, डायग्राम में बिल्कुल होता भी वैसा ही है, ठीक है। ये ग्लोमरुलर कैपिलरी कवर्ड बाय पोडोसाइट्स दैट फॉर्म द विसरल लेयर ऑफ द ग्लोमरुलर कैपिलरी। बताया था मैंने आपको कि जो ये ग्लोमरुलर रीनल कॉर्पस्कल होता है, इट इज मेड अप ऑफ आइदर बोमेन्स कैप्सूल एंड द ग्लोमरुलस। तो ग्लोमरुलस तो टफ्ट ऑफ कैपिलरी है, वो तो एफरेंट और इफरेंट आर्टेरियोल की के नेटवर्किंग से बन रहा है। लेकिन जो बाहर ये ग्लोमरुलर ये बोमेन्स कैप्सूल है, ये जो बोमेन्स कैप्सूल है इसकी दो लेयर बताई थी ना, पेराइटल लेयर, विसरल लेयर। तो ये पेराइटल लेयर है बाहर की। अंदर जो विसरल लेयर है, इट इज मेड अप ऑफ पोडोसाइट्स, जिसके बीच में मैंने आपको फेनेस्ट्रा पिछली बार बताया था ना, छोटे छोटे स्लिट स्पेसेस होते हैं। उन्हीं चीज को यहां पर आज मैं बताने जा रहा हूं, ठीक है। तो ये पेराइटल लेयर हो गई, ये ग्लोमरुलर कैपिलरीज कवर्ड विद पोडोसाइट्स फ्रॉम द विसरल लेयर, ठीक। तो ये मिलाकर के रीनल कॉर्पस्कल हो गया। ये साफ प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल है, जिसमें क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स विद लार्ज न्यूक्लियस, न्यूमरस माइक्रोविलाई एंड द माइटोकॉन्ड्रिया फॉर एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑल द न्यूट्रिएंट्स। अब इसी स्ट्रक्चर को एनलार्ज किया है, देखिए इसी स्ट्रक्चर को एनलार्ज किया है। ये वाला ये है, इस पोर्शन को देखिए। पोडोसाइट्स अब समझ में आ रहे हैं। ये साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस ऑफ पोडोसाइट्स, देखिए फिल्टरेशन स्लिट्स देखने को मिल रही हैं आपको। फूड प्रोसेसेस ऑफ पोडोसाइट्स, देखिए फेनेस्ट्रेशन या पोर्स या विंडो छोटे, जिससे कि फिल्टरेट अंदर की ओर लीक आउट होता है। और ये तो ग्लोमरुलर कैपिलरी का एंडोथीलियम है। पोडोसाइट्स कवरिंग द बेसमेंट मेम्ब्रेन रिमूव्ड, ठीक है। बेसमेंट मेम्ब्रेन को रिमूव कर दिया गया है और ये दिखाया गया कि ग्लोमरुलर कैपिलरी के एंडोथीलियम एंड पोडोसाइट्स कवरिंग एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ द एंडोथीलियम इज रिमूव्ड सो एज टू मेक यू क्लियर कि किस तरह से फिल्टरेट जो एक्सुडेट है उसका ट्रांसफर हो रहा है। ये इंटरफेस समझ में आया आपको? अब इसको और बड़ा करता हूं मैं। ये परसेप्शन बनाने के लिए ये सब कुछ कर रहा हूं मैं आप लोगों के लिए, कि आपके दिमाग में इसकी सही इमेज आए। तो अब समझ में आया कैपिलरी के ऊपर किस तरह से ऑक्टोपस की तरह छपे हुए हैं ये। और नया देखते हैं, ये स्ट्रक्चर देखो। देखो शायद क्लियर हो। ये मैंने उसको थोड़ा और बड़ा किया, उस इंटरफेस को दिखाने की कोशिश की है। पोडोसाइट और एंडोथीलियम के बीच का जो इंटरफेस था उसको यहां पे दिखाया है मैंने। ये कैपिलरी थी जो कि ब्लड कैरी कर रही थी। दिस वाज द कैपिलरी व्हिच वाज कैरिंग द ब्लड। ये बीच का इंटरफेस है। अब ये जो फिल्टरेशन मेम्ब्रेन है, इसमें कैपिलरी एंडोथीलियम है। कैपिलरी के एंडोथीलियम ये दिखाया है। ये कैपिलरी के एंडोथीलियम हो गई। फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन है,
भाई एंडोथेलियम की अपनी बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं होगी क्या? वहां रिमूव कर दिया था, यहां दिखा रहा हूं। फूट प्रोसेसेस ऑफ द पोडोसाइट्स ऑफ द ग्लोमेरुलर कैप। अब ये फूट प्रोसेसेस हैं, ये सब फूड प्रोसेसेस हैं। फूट ये ऐसे इंटरफेस पे, इनके बीच में ये फेनेस्ट्रा है, फिल्टरेशन स्लिट, जो कि डायफ्राम से कवर्ड होता है। यहां से अंदर फिल्टरेट आता है बेटा। ये फूड प्रोसेसेस ऑफ पोडोसाइट्स, ये फूड प्रोसेसेस हैं पोडोसाइट्स के। डायफ्राम कुछ नहीं, एक झिल्ली होती है जो कि उस फेनेस्ट्रा को कवर करती है। बस जो मूवमेंट हो रहा है वो यही है, दिस वे मूवमेंट ऑफ द फिल्टरेट ड्यू टू द नेट हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर which is created due to the difference in the lumen of the afferent and the efferent arteriole. अल्ट्राफिल्टरेशन की वजह से जो ड्राइविंग फोर्स है वो इस कैपिलरी एंडोथेलियम से जो ब्लड है वो यहां चला जाता है। याद रखिएगा कि जितने भी फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं अलोंग विद द प्रोटीन एंड एवरीथिंग, वो यहीं प्लाज्मा में ही रह जाता है कैपिलरी में। इस चीज को याद रखिएगा। ये मत भूल जाइएगा कि जो ये प्रोटीन है या फॉर्म्ड एलिमेंट्स आरबीसीज हैं, ये जितने भी फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं वो इसी में रह जाते हैं। और प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल होते हैं वो इन स्लिट स्पेसेस के डायमीटर से ज्यादा होते होंगे, इसी वजह से वो यहीं रह जाते हैं। तो हम ये भी कह देते हैं कि ये जो फिल्टरेट इधर आया है, ये फिल्टरेट जो यहां आया है, दिस फिल्टरेट इज प्लाज्मा माइनस प्रोटीन। नॉर्मल कंडीशंस में जो प्रोटीन्स हैं वो फिल्टरेट में नहीं आते हैं। कुछ इन्फ्लेमेशन हो जाए जिसमें स्लिट स्पेस बढ़ जाए तो फिर वो प्रोटीन पास करने लगता है। तो अगेन दिस इज कॉल्ड एल्ब्यूमिनेरिया या प्रोटीन यूरिया कहने लगते हैं। ज़ेंथोप्रोटिक टेस्ट होता है उसका यूरिन का, उसको करते हैं। एमईबीआर फर्स्ट ईयर के बायोकेमिस्ट्री में आप उस एक्सपेरिमेंट्स को करेंगे। बहरहाल के लिए प्लाज्मा माइनस प्रोटीन फिल्टरेट है, क्योंकि प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट सबका सब यही रह गया एंडोथेलियम में। ठीक है, अब हम आपको पढ़ाएंगे कि कितना जो नेट प्रेशर है, ड्राइविंग है, वो कैसे है। इस डायग्राम पे आइए। आपने इस डायग्राम को पढ़ा हुआ है, अल्ट्रा फिल्टरेशन, फिल्टरेशन अंडर प्रेशर है। तो एक प्रेशर का जो वेक्टर है वो इस दिशा में है, बाकी दो वेक्टर्स इस दिशा में है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। ये है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। ये 55 mm ऑफ Hg, 55 mm ऑफ Hg होता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। ये क्यों होता है? बिकॉज डिफरेंस इन द ल्यूमेन ऑफ द एफरेंट एंड द इफरेंट आर्टीरियोल। आने वाला डायमीटर ज्यादा है, यानी कि फ्लूइड आ ज्यादा रहा है, जा कम रहा है। तो देयर इज अ नेट प्रेशर विच इज क्रिएटेड इनसाइड द ग्लोमेरुलर टफ्ट, जिसका की मैग्नीट्यूड होता है 55 mm ऑफ Hg के बराबर, जो कि इसको छानने में मदद करता है। यानी कि ये वेक्टर इस तरफ जा रहा है, नेट मूवमेंट ऑफ फिल्टरेट इनटू द ल्यूमेन ऑफ द नेफ्रॉन। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्यों क्रिएट हुआ? यहां पर ऑस्मोटिक प्रेशर क्यों क्रिएट होगा? क्योंकि प्रोटीन्स यहां रह गए थे ना बेटा, यहां प्रोटीन्स रह गए थे ना, आरबीसी रह गया था ना। तो ये प्रोटीन, आपको पता है ब्लड में प्रोटीन है, मैंने आपको पढ़ाया जब सर्कुलेटरी सिस्टम में कि प्रोटीन में भी एल्ब्यूमिन इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ बीसीओपी ऑफ द ब्लड। जब सारा प्रोटीन यहीं रह गया तो ऑस्मोटिक, तो मॉलिक्यूलर वेट कहां का ज्यादा हो जाएगा? ब्लड के एंड का, कैपिलरी के एंड का। तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी बढ़ जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट का ही फंक्शन है ना ऑस्मोटिक प्रेशर भी। ऑस्मोटिक प्रेशर इज द फंक्शन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट। अब ये केमिस्ट्री पढ़िए आप कि किस तरह से है। तो बहरहाल जब प्रोटीन ज्यादा है तो मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा हो गया, तो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर इस तरफ होना चाहिए ड्यू टू ऑस्मोटिक ग्रेडियंट। खींचता है वो, जिधर सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा पानी को उसी तरफ खींचेगा, वाटर पोटेंशियल ज्यादा हो जाता है ना।
तो उस तरफ खींचने लगता है अपनी तरफ, तो ये पानी को अपनी उल्टी तरफ खींचेगा, यानी कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो उल्टा खींच रहा है। ठीक, ग्लोमरुलर कैपिलरीज में जो ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप हुआ था रिटेंशन ऑफ प्रोटीन की वजह से, वो पानी को उल्टी दिशा में खींचेगा, अपनी ओर खींचेगा, यानी अंदर की ओर। तो वो इसका अपोजिट हो गया ना भाई, इस फोर्स का जो वेक्टर है इस डायरेक्शन में है, इस फोर्स का वेक्टर इस डायरेक्शन में है, तो जब नेट निकालेंगे तो माइनस हो जाएगा ना, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी पढ़ा, अब ये फिजिक्स पढ़ी है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज ऑल्सो क्रिएटेड इनसाइड द कैप्सुलर स्पेस। क्या है कैप्सुलर स्पेस, कहां से कैसे बताएं कैप्सुलर स्पेस कहां है? अब ये देखो, ये कैप्सुलर स्पेस है, ये छोटा सा कैप्सुलर स्पेस है, ये कैप्सुलर स्पेस है। किसी बैलून में हवा भरी है तो शुरुआत में बड़े आराम से भर देते हैं, सही बात है। तो आप समझ लीजिए कि जो बैलून है वो ये मोमेंट्स कैप्सूल है, और जो आप हवा भर रहे हो ये वो फिल्टर्ड अमाउंट ऑफ फिल्टरेट है, जो फिल्टरेट है वो हवा हो गया। तो शुरू में जब आप बैलून को भरोगे तो बैलून फटाफट फूलता चला जाएगा, जैसे जैसे बैलून भरता चला जाएगा, यानी जैसे जैसे फिल्टरेट फिल्टर होता चला जा रहा है, वैसे वैसे भरी हुई हवा, बैलून के अंदर भरी हुई हवा विल पोज अ रेजिस्टेंस टू एनी अमाउंट ऑफ एयर टू बी फिल्ड इनसाइड। यानी कि किसी भी ऐसे मूवमेंट को, जिसकी बाद में बैलून को फुलाना मुश्किल हो जाता है ना बेटा, शुरू में तो आसान रहता है, लेकिन बाद में और बहुत ज्यादा जान लगानी पड़ती है। क्यों लगानी पड़ती है? क्योंकि बैलून के अंदर की हवा एक बैकवर्ड थ्रस्ट देती है कि नहीं? ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर विच इज क्रिएटेड इन द कैप्सुलर स्पेस इज दैट ओनली। एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ फिल्टरेट लगातार फिल्टर होता चला जा रहा है, तो जो फिल्टरेट ऑलरेडी बैलून के अंदर यानी इस बोमेंस कैप्सूल के अंदर भर गया, वो प्रेशर लगाता है कि अब बस, अब इससे ज्यादा ना भरो, हम उल्टा। तो ये भी वेक्टर जो है ये उल्टी ही दिशा में काम करता है, ये वेक्टर भी उल्टी ही दिशा में काम करता है। ऊपर की दूसरी ओर फोर्स लगा रहा है ना, अंदर की ओर आने वाली हवा या अंदर के आने वाले फिल्टरेट के अपोजिट दिशा में अपथ्रस्ट देता है। तो जो नेट होगा वो क्या होगा? इन दोनों वेक्टरों का सम, और इस वेक्टर से माइनस कर दीजिए। वही यहां पर किया हुआ है, 10 mm ऑफ HG आंसर आ गया है भाई। इसका मैग्नीट्यूड 55 है, तो 30 और 15 45 में से 55 घटा दिया, 10 mm। तो 10 mm का एक नेट हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है, क्रिएट होता है, जिसकी वजह से ये वाटर का मूवमेंट होता है, फिल्टरेट का मूवमेंट होता है। 10 mm का ड्राइविंग फोर्स होता है। क्लियर हुआ ये? फिर इंपॉर्टेंट है, आइए पढ़ते हैं। अब इससे ब्लड प्रेशर किस तरह से मेंटेन रहता है, इस चीज को यहां पर पढ़ना है। सिस्टमिक ब्लड प्रेशर, भाई अब तक आपने हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर पढ़ा ना। ग्लोमरुलर फिल्टरेशन रेट क्या होता है? बेसिकली ग्लोमरुलर्स का फिल्टरेशन रेट क्या होता है कि कितना फिल्टरेशन 1 मिनट में हो जा रहा है, इसी को तो ग्लोमरुलर फिल्टरेशन रेट कह देते हैं। तो अब उस ग्लोमरुलर फिल्टरेशन रेट से पूरी बॉडी का सिस्टमिक ब्लड प्रेशर किस तरह से रेगुलेट होता है, या इनको वाइस वर्सा भी कह सकते हैं कि पूरे के पूरे बॉडी के ब्लड प्रेशर से किस तरह से ग्लोमरुलस के फिल्टरेशन रेट पर क्या इफेक्ट आता है, उसको हम इन 4 तरीकों से पढ़ सकते हैं। एनसीईआरटी में 1 या 2 चीजें दी हुई हैं, बाकी चीजें और अलग अलग जगह पर दी हुई हैं। एनसीईआरटी में ही दी हैं, लेकिन अलग अलग चैप्टर्स में दी हैं। जैसे कुछ एंडोक्राइन सिस्टम में दिया हुआ है, तो उसको भी मैंने यहीं पे इनकॉर्पोरेट कर दिया है। कुछ नर्वस सिस्टम में दिया हुआ है, उसको भी मैंने यहीं इनकॉर्पोरेट कर दिया है। कुछ डाइजेस्टिव सिस्टम में, लीवर में दिया हुआ है, उसको भी मैंने यहीं इनकॉर्पोरेट कर दिया है। कुछ सर्कुलेटरी सिस्टम में दिया हुआ है, तो उसको भी मैंने यहीं पे इनकॉर्पोरेट कर दिया है। भाई पूछा एनसीईआरटी से जाना है सवाल नीट में, तो ये थोड़े है कि
जिस चैप्टर में जो चीज दी है उसी चैप्टर से वो चीज पूछी जा सकती है। अरे पूछी तो पूरे एनसीईआरटी में कहीं से भी जा सकती है ना। वही किया हूं इस डायग्राम में। आइए पढ़ते हैं। आप लोगों ने ये वाला पढ़ा है सिस्टमिक ब्लड प्रेशर। ये सबसे पहले मैं आप लोगों को पढ़ा देता हूं। देखिए इसमें इंट्रिंसिक मैकेनिज्म है और एक्सट्रिंसिक मैकेनिज्म है। दो तरह के मैकेनिज्म रन करते हैं ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए। जो इंट्रिंसिक मैकेनिज्म है, इट डायरेक्टली रेगुलेट्स द जीएफआर, ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन रेट, यानी कितना एमएल फिल्टरेशन 1 मिनट में हो जाता है, उसी को जीएफआर कह देते हैं। तो कह रहा है कि इंट्रिंसिक मैकेनिज्म्स वो मैकेनिज्म्स होते हैं बॉडी के जो डायरेक्टली जीएफआर को रेगुलेट कर देते हैं डिस्पाइट ऑफ मॉडरेट चेंज इन ब्लड प्रेशर। डायरेक्टली जीएफआर पर इफेक्ट करते हैं। लेकिन एक्सट्रिंसिक मैकेनिज्म्स जो होते हैं वो इनडायरेक्टली जीएफआर को रेगुलेट करते हैं, सिस्टमिक ब्लड सर्कुलेशन को रेगुलेट करके। एक का मतलब एक का एक्शन डायरेक्ट है, एक का डायरेक्शन इनडायरेक्ट है। तो जो अंदरूनी है, जो इंट्रिंसिक है, वो डायरेक्ट एक्शन डालेगा। जो बाहर वाला एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स हैं वो इनडायरेक्ट एक्शंस करेंगे। भाई किसी से अगर मान लीजिए आपकी दुश्मनी होती है तो या तो आप उसको डायरेक्ट मार सकते हैं या किसी और से मरवा सकते हैं। तो डायरेक्ट कर सकते हैं अगर उसको इफेक्ट, तो इंट्रिंसिक फैक्टर्स। किसी और से करवाते हैं बाहर से, इनडायरेक्टली रेगुलेट करवाते हैं जीएफआर को, एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स। ठीक है। तो मैं एक्सट्रिंसिक फैक्टर में, ये मोस्ट डिस्कस्ड है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। इस चीज को मैं आपको देखिए यहां पे टेबुलेटेड फॉर्म में दिया है, चुपचाप धीमे धीमे सुन लीजिए। मान लीजिए कि सिस्टमिक ब्लड प्रेशर का फॉल हो गया। अब वो ये सिस्टमिक ब्लड प्रेशर में फॉल किसी भी वजह से हो सकता है, एनाफाइलेक्टिक शॉक की वजह से हो सकता है, एक्सटेंसिव हेमोरेज की वजह से हो सकता है, एक्सीडेंट्स वगैरह में हो जाता है। उसकी वजह से मान लीजिए कि सिस्टमिक ब्लड प्रेशर का फॉल हो गया। उससे क्या सीक्वली क्या क्या बन रही है देखिए। जो ग्रैन्युलर सेल्स ऑफ द जक्स्टाग्लोमेरुलर कॉम्प्लेक्स ऑफ द किडनी, ग्रैन्युलर सेल्स थी, याद आया, जेजी सेल्स, ये ग्रैन्युलर सेल्स मैंने अभी पढ़ाया था, जो कि रेनिन के क्रिस्टल्स कंटेन कर रही थी। दे रिलीज रेनिन, ये रेनिन रिलीज कर देंगे इनटू द ब्लड स्ट्रीम। जेजी सेल्स याद आ गया ना, स्मूथ मसल्स के अंदर एफरेंट आर्टीरियोल के। तो ग्रैन्युलर सेल्स ऑफ द जेजी कॉम्प्लेक्स रिलीज रेनिन। अब रेनिन थ्रू इज दिस इज ये रेनिन जो इट इज कैटलाइज्ड बाय कैस्केड्स, कई तरह के स्टेप्स हैं, बाय लिवर से और लंग से निकलने वाले एंजियोटेंसिन 1 और 2 में कन्वर्जन हो जाता है। तो ये एंजियोटेंसिन 2 में बन जाता है। एक एंजाइम होती है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, एस कहते हैं उसको, ACE। बस नाम याद रखिए और कुछ नहीं याद रखना है। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम ये इस कैस्केड को कैटलाइज करती है। तो जिस एंजियोटेंसिन 2 जो होता है ये पोटेंट वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर है, तो इसका डायरेक्ट इफेक्ट होता है पेरिफेरल ब्लड वेसल्स पर, सिस्टमिक आर्टीरियोल्स का कॉन्स्ट्रिक्शन करा देगा। तो अब सरफेस एरिया कम कर देंगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा। फिर वही फ्लूइड डायनेमिक्स। गार्डन में अगर आपको पानी देना है पौधों को, तो पाइप को अगर पतला कर दीजिए उसका ल्यूमन, तो प्रेशर से पानी निकलने लगता है ना। वही चीज है, वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन दबा देता है ल्यूमन ऑफ द आर्टीरियोल्स को। पेरिफेरल मतलब पूरे बॉडी में जहां जहां भी है। पेरिफेरल वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन कॉज कर देगा सिस्टमिक आर्टीरियोल्स के, ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा। वही लिखा है, पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर जाता है। एंजियोटेंसिन का दूसरा मैकेनिज्म भी है, और भी मैकेनिज्म के थ्रू ब्लड प्रेशर बढ़ाता है। कैसे? ये कहता है किडनी से कि आप एल्डोस्टेरोन सिक्रीट कर दो। कॉर्टेक्स का जो पोर्शन होता है ना, एड्रिनल कॉर्टेक्स, पता है ना, जहां पर कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं। तो ये एंजियोटेंसिन 2 चला जाता है किडनी में और वहां जाके कह देता है वहां की कॉर्टिकल सेल्स से कि आप एल्डोस्टेरोन सिक्रीट करो भाई, जरूरत है। क्या जरूरत है एल्डोस्टेरोन की? डीसीटी में जाइए, सोडियम का एब्जॉर्प्शन कराइए बाय द किडनी ट्यूब्यूल्स एंड द वाटर विल फॉलो। सोडियम का एब्जॉर्प्शन करा देंगे बाय द किडनी ट्यूब्यूल्स, तो ऑस्मोटिक ग्रेडियंट बढ़ जाएगा सोल्यूट का इंटरस्टिशियल मेड्यूलर इंटरस्टिशियम में, तो वाटर विल पैसिवली फॉलो इट। जहां पर ऑस्मोटिक ग्रेडियंट ज्यादा है पानी उधर ही की ओर जाता है। तो जब सोडियम को सोल्यूट का कंसंट्रेशन बढ़ा ले रहे हैं, सोडियम का रिटेंशन करा ले रहे हैं, ठीक है, तो ये एल्डोस्टेरोन निकलवाता है। ठीक, किडनी ट्यूब्यूल से
बेसिकली डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के पोर्शन में और कलेक्टिंग डक्ट में एक्ट करता है, सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा देगा, वाटर विल फॉलो। एल्डोस्टेरोन का है ये फंक्शन। ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा क्योंकि अमाउंट ऑफ वाटर विच इज एब्जॉर्ब्ड इनसाइड द बॉडी विल इंक्रीज, देयर बाय इंक्रीजिंग द वॉल्यूम। तो जब वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा तो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। छोटे पाइप से जो पानी निकलेगा उसका प्रेशर कम, बड़े पाइप से ज्यादा पानी निकलेगा तो उसका प्रेशर ज्यादा, वॉल्यूम ज्यादा तो प्रेशर ज्यादा, है कि नहीं? ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है जिससे सिस्टमिक ब्लड प्रेशर है। तो चाहे इस फ्लो चार्ट के थ्रू आइए चाहे इस फ्लो चार्ट के थ्रू आइए, सिस्टमिक ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। एक और हार्मोन है ना एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, वो भी निकलता है। वो मैं अलग से आपको समझा देता हूं, इसमें नहीं है। एडीएच हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहते हैं इसको। अच्छा, आपने ये चीज ध्यान दी कि सोडियम एब्जॉर्प्शन जो है वो एल्डोस्टेरोन बढ़ा रहा है। वाटर विल फॉलो, वाटर का एब्जॉर्प्शन पैसिव है, इनडायरेक्ट है। लेकिन जो एडीएच होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ये सोडियम का रिटेंशन भी कराता है और पानी का भी रिटेंशन कराता है। डायरेक्ट इफेक्ट है दोनों पर, सोडियम का भी और पानी का भी। जानते हैं ये एडीएच का एक्शन कहां होता है? साइट ऑफ एक्शन एडीएच की पिछले क्लास में मैंने आपको एक सेल का नाम बताया था शायद, प्रिंसिपल सेल्स। प्रिंसिपल सेल्स का नाम बताया था, जो कि सोडियम और वाटर के रिटेंशन में हेल्प करती हैं। ये प्रिंसिपल सेल्स जो होती हैं कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में, कलेक्टिंग डक्ट में जो प्रिंसिपल सेल्स होती हैं, उसी पर एडीएच का एक्शन होता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन का। वहीं से ये सोडियम और वाटर जो है एब्जॉर्ब कराता है एडीएच। पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से निकलता है ना, ठीक है। फिर सिस्टमिक ब्लड प्रेशर मान लीजिए फॉल कर गया तो जीएफआर में कमी आ जाएगी। भाई जो पहुंचने वाला ब्लड ही किडनी में कम है तो फिल्टर रेट तो ऑलरेडी कम हो ही जाएगा ना। भाई पहले 100 ml ब्लड पहुंच रहा था तो 10 ml ब्लड का फिल्टर रेट हो रहा था। अब पहुंचने वाला ब्लड ही जब 50 ml हो गया तो जो बनने वाला फिल्टर रेट है वो भी तो 5 ml ही हो गया, तो जीएफआर गिर जाएगा। अब गिरे हुए जीएफआर से फिल्टरेशन फ्लो भी कम हो गया। NaCl इन द असेंडिंग लूप ऑफ नेफ्रॉन, असेंडिंग पार्ट यानी डीसीटी की बात कर रहे हैं, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में जो NaCl है उसमें भी फॉल आ जाएगा ना। अब याद आया, मैंने आपको बताया था कि सोडियम क्लोराइड के प्रति सेंसिटिव होती हैं वहां वाली सेल्स। देखिए, तो जैसे ही NaCl का लेवल फॉल करता है तो मैकुला डेंसा की जो सेल्स हैं जिनका डेंस साइटोप्लाज्म था ऑफ जेजी कॉम्प्लेक्स ऑफ द किडनी, इनको खट से एक्टिवेट कर देगा। याद आया, NaCl के प्रति सेंसिटिव होती थी ना ये। और एफरेंट आर्टीरियोल की जो सेल्स थी वो मैकेनो रिसेप्टर्स वाली थी। तो यहां पर NaCl जैसे ही कम हुआ, मैकुला डेंसा की सेल्स तुरंत एक्टिव हो गई। अब ये मैकुला डेंसा की जो सेल्स हैं ये क्या कर रही हैं? दे रिलीज अ वेजोएक्टिव केमिकल। The release of a vasoactive chemical is inhibited due to the activation of macula densa of the JG cells. तो वेजोएक्टिव केमिकल का इनहिबिशन होने की वजह से वेजोडाइलेशन हो जाता है एफरेंट आर्टीरियोल्स का। तो एफरेंट आर्टीरियोल्स का जब वेजोडाइलेशन हो जाएगा तो उनके बीच की स्लिट स्पेस बढ़ जाती है, तो और ज्यादा फिल्टरेट फ्लो करने लगेगा। भाई ऐसे मान लीजिए ये फिल्टरेशन की स्पेस थी पहले, तो एक रिलीज है वेजोएक्टिव केमिकल का इनहिबिशन हो जाता है। एक कंपाउंड है, नाम नहीं लेना चाहता मैं, उस कंपाउंड का इनहिबिशन हो जाएगा। तो उसके इनहिबिशन की वजह से ये जो स्पेस है जो पहले इतना था अब वो इतना हो जाएगा। तो अब ये स्पेस ज्यादा हो गया ना,
तो पहले इसमें से 5 ml ही आ रहा था इस फेनेस्ट्रेशन स्लिट में से, लेकिन ये अब बढ़े हुए वाले में से हो सकता है कि 10 ml आने लगे। तो इस तरह से भी GFR बढ़ जाता है, ये GFR को इंक्रीज कर देगा क्योंकि फेनेस्ट्रा की जगह स्पेस को बढ़ा देता है। वेजोडाइलेशन ऑफ द एफरेंट आर्टीरियोल्स, तो जो एंडोथीलियल लाइनिंग थी उनके बीच में जो विंडो थी, जो बीच की स्पेस थी, उसमें से और फिल्टरेट ऊज आउट होने लगेगा, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आने लगेगा, देयर बाय इंक्रीजिंग द GFR। ये भी एक मैकेनिज्म है जिसके थ्रू मैकुला डेंसा एक्ट करती है NaCl के कम होने की वजह से। ठीक, तो मैकुला डेंसा हो गया, ग्रैन्युलर सेल्स हो गई। तीसरा मैकेनिज्म क्या है, जब सिस्टमिक ब्लड प्रेशर फॉल कर रहा है, the blood pressure in the afferent arteriole and thereby the GFR is going to decrease। भाई सही बात है। Stretch of the smooth muscles in the wall of the afferent arterioles, तो this will cause vasodilation on the afferent। देखिए ये भी afferent vasodilation of the afferent arterioles का डायलेशन करा देगा। वेसोडाइलेशन की वजह से ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है, तो जब ब्लड सप्लाई बढ़ जाएगी और स्लिट स्पेस बड़े हो जाएंगे तो परफ्यूजन ऑफ द फिल्टरेट विल इंक्रीज, देयरबाय इंक्रीजिंग द GFR। ये मायोजेनिक मैकेनिज्म ऑफ ऑटो रेगुलेशन कहलाता है। स्मूथ मसल्स ऑफ द ब्लड कैपिलरीज वो जो होती हैं वो डायलेट कर जाती हैं, उनके स्ट्रेच रिसेप्टर्स जो होते हैं, दे हैव स्ट्रेच रिसेप्टर्स, तो गिरे हुए GFR को काउंटरएक्ट करने के लिए वेजोडाइलेशन हो जाता है उन कैपिलरीज का, एफरेंट आर्टीरियोल्स के। एफरेंट आर्टीरियोल्स के कैपिलरीज का हो रहा है, इस चीज को याद रखिएगा। सिस्टमिक वेजोडाइलेशन हो जाएगा तो बीपी और फॉल कर जाएगा। तो सिस्टमिक, बाकी सिस्टम की जो आर्टरीज हैं उसमें नहीं, ये एफरेंट आर्टीरियोल के लेवल की बात हो रही है कि वहां पर जो स्मूथ मसल्स हैं, दे कंटेन्ड मैकेनो रिसेप्टर्स, याद है ना आपको, प्रेशर सेंसिटिव हुआ करती थी, रेनिन तो रिलीज करती ही करती हैं वो, और साथ में स्ट्रेच रिसेप्टर्स होने की वजह से डायलेशन भी कर देती हैं अपने आप का, ताकि एंडोथीलियल कैपिलरीज के बीच की जो स्पेस थी जिसमें से पर्कुलेशन हो रहा था, एक्स्ट्रावसेशन हो रहा था, वो और ज्यादा बढ़ जाए, ताकि फेनेस्ट्रा के थ्रू ज्यादा से ज्यादा फिल्टरेट अंदर जाए और इंटर्न कंसिक्वेंटली GFR जो है वो बढ़ जाए। ठीक, फिर एक अपना न्यूरल रिसेप्टर भी है। न्यूरल रिसेप्टर में ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, बारो रिसेप्टर्स इन द ब्लड वेसल्स ऑफ द सिस्टमिक सर्कुलेशन। ये सिस्टमिक ब्लड प्रेशर जब कम होता है, देयर आर बारो रिसेप्टर्स, कैरोटिड बॉडीज वगैरह प्रेजेंट होती हैं। तो ये जो होती हैं, ये दे इनहिबिट द बारो रिसेप्टर्स इन द ब्लड वेसल्स। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो एक्टिवेट हो जाता है, और ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो जेजी सेल्स को ही एक्टिव करता है बेसिकली, कि आप जो है प्रोरेनिन क्रिस्टल्स का सिक्रीशन करो ब्लड के अंदर। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि सिस्टमिक नर्वस सप्लाई जो है, इट गोज टू एक्टिवेट द जेजी सेल्स। ठीक है भाई, पूरी की पूरी जो कैपिलरी और आर्टीरियोल्स होती है उनके ऊपर नर्व्स के प्लेक्सेस होते हैं ना, सिंपैथेटिक सप्लाई होती है, तो पता है आपको। तो ये रेगुलेशन है ब्लड प्रेशर का। ये बेटा अल्ट्रा फिल्टरेशन और रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर के बाद ये सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन का पूरा चार्ट ही ले आया हूं मैं आपके लिए। इसमें वो सब कुछ दिया हुआ है जो एनसीईआरटी में पैराग्राफ के रूप में दिया है, उसी चीज को मैंने टेबल फॉर्म में बना दिया है आपके लिए। इसमें वो सब कुछ है जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बस ये टेबुलेटेड फॉर्म में है कि टिब्यूल का सेगमेंट कौन सा है, चीजें कौन सी एब्जॉर्ब हो रही हैं, उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। दिस इज व्हाट आई डू टू मेक थिंग्स सिंपलर फॉर यू। टेबल बना दी है, आइए देखते हैं। proximal convoluted tubule, most of the nutrients are absorbed over here. Sodium ion, virtually all nutrients, glucose, amino acid, vitamins, some ions like
क्लोराइड, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, अदर आयंस, बाइकार्बोनेट, वाटर, लिपिड सोल्यूबल सॉल्यूट्स एंड यूरिया, एवरीथिंग सब आओ। कैसे कैसे? सोडियम आयन प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट विद बेसोलेटरल सोडियम पोटेशियम पंप लगा होता है। बेसोलेटरल का मतलब बेटा आपको पता होना चाहिए, ये टिब्यूल का ल्यूमेन है, यहां पर क्यूबॉइडल एपिथेलियम की लाइनिंग है, ये विलाई है, इसको बेसोलेटरल मेम्ब्रेन कहते हैं, ये जो मेम्ब्रेन है। फिर यहां पे एक और क्यूबॉइडल एपिथेलियम विद माइक्रोविलाई ऐसे बना दीजिए, ये बेसोलेटरल मेम्ब्रेन होती है, ये इसको कहते हैं बेसोलेटरल। बेस भी होगी और लेटरल भी होगी। यहां पर सोडियम पोटेशियम एटीपीएस की एक्टिविटी पाई जाती है, सोडियम पोटेशियम एटीपीएस की एक्टिविटी पाई जाती है इसी बेसोलेटरल मेम्ब्रेन पर। यहां ये है, ये इन मेम्ब्रेन्स पर, बेसोलेटरल मेम्ब्रेन्स पर सोडियम पोटेशियम एटीपीएस की एक्टिविटी पाई जाती है। ठीक है, तो सोडियम आयन जो है उसका प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट से एब्जॉर्प्शन हो रहा है, और साथ में दे क्रॉस द एपाइकल मेम्ब्रेन्स थ्रू चैनल्स, सिम्पोर्ट्स या एंटीपोर्ट्स के थ्रू चैनल्स क्रॉस करते हैं, सिम्पोर्ट के थ्रू, एंटीपोर्ट के थ्रू, या चैनल्स, स्पेशल चैनल्स डेडिकेट होते हैं सोडियम के ट्रांसपोर्ट के लिए, एक्टिव है। ट्रांसपोर्ट जो है वो प्राइमरली एक्टिव है। मैकेनिज्म क्लियर हुआ? सारी चीजें क्लियर कट होनी चाहिए आपके सामने। सोडियम का जो एब्जॉर्प्शन है, बार बार कह रहा हूं, प्राइमरली एक्टिव है, सबका ही एक्टिव होता है, क्लोराइड को छोड़ दीजिए तो प्राइमरली एक्टिव है। बेसोलेटरल मेम्ब्रेन पे सोडियम पोटेशियम पंप है जिसकी सोडियम पोटेशियम एटीपीएस एक्टिविटी होती है। क्रॉस द एपिकल मेम्ब्रेन, जो एपिकल मेम्ब्रेन होता है, इट क्रॉसेस थ्रू चैनल्स, सिम्पोर्ट्स एंड एपिकल मेम्ब्रेन मतलब पता हुआ क्या हुआ बेटा? एपेक्स पे जो होती है, ये मान लो प्रॉक्सिमल टिब्यूल के अंदर है, क्यूबॉइडल सिलिएटेड एपिथेलियम है, ये होती है एपाइकल मेम्ब्रेन, एपेक्स पर, ये अपाइकल है, ये अपाइकल है, दिस इज अपाइकल, दिस इज अपाइकल। तो सोडियम को इस अपाइकल मेम्ब्रेन को क्रॉस करना होगा ना, सोडियम को इस अपाइकल मेम्ब्रेन को क्रॉस करना होगा ना, टू कम इनसाइड द टिब्यूल। तो ये अपाइकल मेम्ब्रेन पर कौन कौन से लगे होते हैं? सिम्पोर्ट हो सकता है, चैनल्स हो सकते हैं, या एंटीपोर्ट हो सकता है। एंटीपोर्ट, सिम्पोर्ट और थ्रू स्पेशल मीडिएटेड चैनल्स। और ये जो मेम्ब्रेन है ये बेसोलेटरल मेम्ब्रेन है। तो कोई जना कंफ्यूज नहीं होना, एपाइकल मेम्ब्रेन है ये बेसोलेटरल, ठीक, ये एपाइकल हो गया, ये बेसोलेटरल हो गया। ठीक, सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, सभी न्यूट्रिएंट का अलग अलग भी बता दूंगा मैं तुम लोगों को। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट विद सोडियम, अलॉन्ग विद सोडियम को ट्रांसपोर्ट ये दिया हुआ था ना, सिम्पोर्ट। वर्चुअली ऑल द न्यूट्रिएंट्स, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, विटामिन, सब। आपको डाइजेस्टिव सिस्टम वाला भी याद आ रहा है? उसमें भी कुछ इसी तरह से एब्जॉर्प्शन हुआ था। क्लोराइड है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड अदर आयंस। पैसिव पैरासेल्यूलर डिफ्यूजन, पैरासेल्यूलर डिफ्यूजन हो रहा है, ट्रांससेल्यूलर इंट्रासेल्यूलर नहीं, पैरासेल्यूलर डिफ्यूजन हो रहा है बाय इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, अलोंग द ग्रेडियंट। पैसिव डिफ्यूजन है, ज्यादा से कम की ओर जाते हैं तो एनर्जी नहीं लगती है, पैसिव। बाइकार्बोनेट, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट लाइक हाइड्रोजन सिक्रीशन एंड सोडियम रीअब्जॉर्प्शन। H+ का सिक्रीशन करेंगे, सोडियम को रीअब्जॉर्ब करेंगे, इसको कहते हैं सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। किसी के चेंज में कुछ आना चाहिए। जब बॉडी के अंदर, इस लेवल पे मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, जब बॉडी के अंदर ब्लड एसिडिक हो जाता है
तो बॉडी ज्यादातर H प्लस का सिक्रीशन करने लगती है, H प्लस का सिक्रीशन करने लगती है और बाइकार्बोनेट को रिटेन करने लगती है। HCO3 बेस है ना, तो इसका रिटेंशन करने लगेगी अगर ब्लड एसिडिक हो गया तो, और H प्लस का एलिमिनेशन करने लगेगी, H प्लस को एलिमिनेट करा देगी और बाइकार्बोनेट का रिटेंशन करने लगेगी। ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर ब्लड में अल्कलिनिटी बढ़ गई ना तो बॉडी क्लोराइड लेने लगती है और HCO3 का एलिमिनेशन कराने लगेगी, बॉडी विल एब्जॉर्ब क्लोराइड। तो शायद आप लोगों से ये पूछे, पता नहीं, तो इसको चाहे तो आप लोग लिख लीजिए, ब्लड में जब पीएच फॉल करता है यानी एसिडिक हो जाता है जब ब्लड, तो H प्लस आयन को एलिमिनेट कराओ और बाइकार्बोनेट आयन को रिटेन कराओ। ऑन द अदर हैंड अगर ब्लड का पीएच बढ़ गया यानी एल्कलाइन हो गया तो क्लोराइड आयन को रिटेन कराओ और बाइकार्बोनेट आयन को एलिमिनेट कराओ। शायद पूछे, ये इतना भी कठिन नहीं है इसको याद करना आपके लिए। तो बाइकार्बोनेट हो गया, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट लिंक्ड टू H प्लस सिक्रीशन, समझ में आ गया। ये आप एंटीपोर्ट मान सकते हैं। वाटर बाय ऑस्मोसिस ड्रिवन बाय सॉल्यूट रीअब्जॉर्प्शन, ऑब्लिगेटरी वाटर रीअब्जॉर्प्शन होगा, ये वर्ड याद रखिएगा, ऑब्लिगेटरी वाटर का एब्जॉर्प्शन रीअब्जॉर्प्शन है। लिपिड सॉल्यूबल सॉल्यूट्स पैसिव डिफ्यूजन हो जाता है along the concentration gradient which is created by reabsorption of water, ठीक है। लिपिड सॉल्यूबल सॉल्यूट्स, इन सबको मैंने अलग अलग भी एक्सप्लेन किया है बेटा। यूरिया प्राइमरली पैसिव, पैरासेल्यूलर डिफ्यूजन होगा along the osmotic gradient या केमिकल ग्रेडियंट। फिर हम आ जाते हैं नेफ्रॉन के लूप में, इंपॉर्टेंट है बेटा। पानी ओस्मोसिस से पानी बाहर जाएगा, पानी बाहर जाएगा, पानी बाहर जाएगा। सोडियम क्लोराइड पोटेशियम सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये इंपॉर्टेंट है। ये जो पोर्शन है असेंडिंग लिम्ब, ये असेंडिंग लिम्ब है ना बेटा, इस पोर्शन में यहां पर ये सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा, वह खींच लिया जाता है, सोडियम को क्लोराइड को खींच लेता है, मेडुलरी इंटरस्टिशियम अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, याद रखिएगा ये। और कैल्शियम और मैग्नीशियम पैसिव पैरासेल्यूलर डिफ्यूजन। एक्चुअली कैल्शियम का जो रीअब्जॉर्प्शन होता है डीसीटी में, इट इज अंडर द इफेक्ट ऑफ पैराथ्रोमोन, पीटीएच कहते हैं। पैराथ्रोमोन हार्मोन जो है इट इज रिलेटेड विद एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम इन डीसीटी, पैराथ्रोमोन। इट इज अ पैसिव पैरासेल्यूलर डिफ्यूजन। लेकिन सोडियम क्लोराइड और पानी का सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा, जबरदस्ती खींच लेते हैं सारा का सारा आयन। एक्चुअली क्या होती है, जो ये पोर्शन होता है ना, दिस पोर्शन असेंडिंग पोर्शन ऑफ द हेनली लूप, ये जो असेंडिंग पोर्शन होता है इट इज इनपरमिएबल टू वाटर बट परमिएबल टू सॉल्यूट्स। तो ये जितने भी सॉल्यूट होते हैं इनको एक्टिव ट्रांसपोर्ट से बॉडी खींच लेती है, जस्ट टू मेंटेन द मेडुलरी इंटरस्टिशियम की स्मोलैरिटी को मेंटेन करने के लिए। फिर ये आ गए डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल में, यहां पे कंडीशनल एब्जॉर्प्शन होता है सोडियम और क्लोराइड का। प्राइमरी एक्टिव सोडियम ट्रांसपोर्ट, कंडीशनल एब्जॉर्प्शन है सोडियम का और कैल्शियम का पैराथ्रोमोन से। डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल में ये पीटीएच मॉड्यूलेटेड चैनल्स हैं जो कि मैंने लिख रखा है यहां पर। और ये जो सोडियम है इसका कंडीशनल एब्जॉर्प्शन है, आपको मैंने बताया है एल्डोस्टेरोन हार्मोन और
एंटी डायूरेटिक हार्मोन, उनके प्रेजेंस में एल्डोस्टेरोन रेगुलेटेड एट द डिस्टल पोर्शन। ठीक है, तो सोडियम का जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है वो एक्टिव हो रहा है डीसीटी पोर्शन में, डिस्टल कन्वोल्यूटेड पोर्शन में, और कैल्शियम जो है वो एंटीपोर्ट विथ सोडियम है, पीटीएच मॉड्यूलेटेड है। दो चीजें आपको याद रखनी है, पैराथ्रोमोन मॉड्यूलेटेड चैनल्स है, एंटीपोर्ट विथ सोडियम, सोडियम के साथ एंटीपोर्ट। ठीक है, तो जब पैराथ्रोमोन एक्ट करेगा तो सोडियम एलिमिनेट होता है, तब कैल्शियम इन होता है। इस चीज को याद रखेंगे आप, इंपॉर्टेंट है। एंटीपोर्ट विथ सोडियम कैल्शियम अंडर द इफेक्ट ऑफ पैराथ्रोमोन मॉड्यूलेटेड चैनल्स। सोडियम का जो एब्जॉर्प्शन है प्राइमरली एक्टिव सोडियम ट्रांसपोर्ट होगा, और इट इज रेगुलेटेड बाय एल्डोस्टेरोन, तो कंडीशनल एब्जॉर्प्शन है। 100 बार बोलूंगा जब तक आप लोग ये चीज रट नहीं लेते। रटो, कैल्शियम एंटीपोर्ट विथ सोडियम अंडर द इफेक्ट ऑफ पैसिव अपटेक है, अंडर द इफेक्ट ऑफ पीटीएच मॉड्यूलेटेड चैनल्स। सोडियम का एब्जॉर्प्शन प्राइमरली एक्टिव सोडियम ट्रांसपोर्ट एल्डोस्टेरोन रेगुलेशन एंड द डिस्टल पोर्शन, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। देख लो, रट लो। कलेक्टिंग डक्ट में सोडियम का भी रिटेंशन है, वाटर का भी रिटेंशन है, यूरिया का भी रिटेंशन है। सोडियम का रिटेंशन प्राइमरली एक्टिव ट्रांसपोर्ट, कंडीशनल एब्जॉर्प्शन है। इट रिक्वायर्स अगेन एल्डोस्टेरोन, पैरासेल्युलर डिफ्यूजन ऑफ क्लोराइड आयन। क्लोराइड और बाइकार्बोनेट में बता चुका हूं आप लोगों को। वाटर ओस्मोसिस के थ्रू और यूरिया फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू in response to the concentration gradient in the deep medullary region, recycles and contributes to the medullary interstitial osmolarity को मेंटेन करने के लिए थोड़ा सा यूरिया भी एब्जॉर्ब हो जाता है, थोड़े से यूरिया को भी एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, जस्ट टू मेंटेन द ऑस्मोलैरिटी ऑफ द मेड्यूलरी इंटरस्टिशियल। इस यूरिया को फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू जाता तो ये अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, लेकिन देयर आर स्पेशल चैनल्स, आयन चैनल्स। ठीक है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होते हैं बेसिकली इन्वॉल्व यहां पर। पानी थ्रू ऑस्मोसिस एक्वापोरेंस के थ्रू वाटर का मूवमेंट हो जाता है, और यहां पर सोडियम पोटेशियम बाइकार्बोनेट और क्लोराइड आयन का ट्रांसपोर्ट दिया हुआ है। तो ये पूरा चार्ट है आपके लिए। जितने भी आपको मैं वहां बता रहा था उसका ये एक डायग्राम है। ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में किस तरह से एब्जॉर्प्शन होता है सभी एलिमेंट्स का, उसको मैंने यहां पे दिया हुआ है। ये प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स हैं, आयन चैनल्स हैं, एक्वापोरेंस हैं, सबका स्ट्रक्चर देखिए यहां मैंने बना दिया है, किस तरह से कौन सी चीज जा रही है। सबसे पहला एट द बेसोलेटल मेम्ब्रेन, देखिए ये जो मेम्ब्रेन है ये बेसोलेटल मेम्ब्रेन है। ये पेरिटिब्यूलर नेटवर्क ऑफ कैपिलरी हो गया, ये इंटरस्टिशियल ट्यूब्यूल हो गया, ये फिल्टरेट इन द ट्यूब्यूल का ल्यूमेन हो गया। ठीक है, तो ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड है, सम आयंस और विटामिन्स, ये किस तरह से एब्जॉर्ब हो रहे हैं, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू। और यहां 3 नंबर दिया हुआ है, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स एंड सर्टेन आयन बाय को ट्रांसपोर्ट इन द एपाइकल मेम्ब्रेन। तो मैंने आपको अपेक्स अपाइकल मेम्ब्रेन याद है ना, इसी ल्यूमेन को अगर मैं अभी उस समय बना के दिखा रहा था कि बेसोलेटल मेम्ब्रेन और अपाइकल मेम्ब्रेन क्या होती है, इसी को अपाइकल मेम्ब्रेन कहते हैं, इसको बेसोलेटल मेम्ब्रेन कहते हैं। यही वहां समझा रहा था ना, यही यहां पे समझिए।
ये जो है, अच्छा इसमें से विलाई हटा दिए गए हैं ताकि डायग्राम थोड़ा सिंपल लगे, इस चीज को याद रखिएगा। तो ये जो मेम्ब्रेन है ये बेसोलेटरल है, सिंप्लिसिटी लाने के लिए यहां से विलाई हटा दिए गए हैं। ये एपाइकल सरफेस है, ठीक, वो बेसोलेटरल सरफेस है, ये एपाइकल सरफेस है। विलाई नहीं थे, माइक्रो विलाई, उनको हटा दिया गया है सिंप्लिसिटी के लिए, डायग्राम थोड़ा सिंपल लगे, ठीक है। तो पहला है बेसोलेटरल मेम्ब्रेन पर सोडियम इज पम्प्ड इनटू द इंटरस्टिशियल स्पेस बाय सोडियम पोटेशियम एटीपीएस, एक्टिव सोडियम ट्रांसपोर्ट क्रिएट्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक। इस सोडियम पोटेशियम एक्टिविटी की वजह से कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट हो जाता है। अब ये ड्राइविंग फोर्स है किसके किसके लिए, अ डाउनहिल सोडियम एंट्री एट द एपाइकल मेम्ब्रेन। तो यहां पर सोडियम कम करता है भाई, जितना सोडियम यहां आ रहा है वो सोडियम को बाहर फेंक दे रहा है ना, ये देखिए सोडियम पोटेशियम पंप, तो हमेशा यहां सोडियम की कमी रह रही है। तो उसकी वजह से ये जो सोडियम है ड्यू टू सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट अंदर एंट्री कर जा रहा है। सेकेंडरी एक्टिव एक्टिविटी रही है लेकिन इनडायरेक्ट है, इसीलिए इसको सेकेंडरी एक्टिव एक्टिविटी कहते हैं, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। फिर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, ये सारे ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स इनका रीअब्जॉर्प्शन थ्रू सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड सर्टेन आयंस बाय को ट्रांसपोर्ट एट द अपाइकल मेम्ब्रेन, ठीक है, इनका भी को ट्रांसपोर्ट हो रहा है। सोडियम के साथ अटैच होकर के ये सारे मॉलिक्यूल अंदर आ जाते हैं। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय ऑस्मोसिस थ्रू एक्वापोरेंस, अब देखिए एक्वापोरेंस को ये दिखाया है, फोर्थ एक्वापोरेंस। अब ये डायग्राम एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन एक्वापोरेंस का तो स्ट्रक्चर है ना, एक्वापोरेंस एनसीईआरटी में दिया है ना, तो यहां पे एक्वापोरेंस यूज कर सकते हैं ना वर्ड। अब ऐसे एक्सक्रीटरी सिस्टम में कहीं भी पूरे एक्वापोरेंस का नाम नहीं दिया है, सवाल तो बन सकता है ना, बनाते हैं फिर पढ़ते हैं, ठीक। इसके थ्रू डिफ्यूजन हो गया, तो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय ऑस्मोसिस थ्रू एक्वापोरेंस, ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो गया, पैसिव फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है। वाटर रीअब्सॉर्ब्ड इंक्रीजेस द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स that are left behind. These solutes can then be reabsorbed as they move down the gradient. Lipid soluble substance transcellular routes है भाई, ये डायरेक्ट ट्रांससेल्यूलर रूट लिपिड वालों के लिए क्या, उनके पास तो अपना एक आईडी कार्ड है, एनीथिंग विच इज लिपिड सोल्यूबल कैन गो थ्रू इनसाइड, जाइए जाइए तुरंत जाइए, है कि नहीं। एंड वेरियस आयंस like chloride, calcium and potassium and urea diffuses through paracellular route, ये दो सेलों के बीच में लीकी टाइट जंक्शंस होते हैं, लीकी टाइट, एक्चुअली ये टाइट जंक्शंस हैं, मैंने बताया था ये चीज, यहां भी टाइट जंक्शंस पाए जाते हैं, तो ये कभी कभी लीकी होते हैं, तो पैरासेल्यूलर रूट होता है, यहां से डेविएट करके ऐसे इस रूट को भी पकड़ लेते हैं, लीकी पैरासेल्यूलर जंक्शंस होते हैं, तो पैरासेल्यूलर रूट के थ्रू भी ट्रांसफर होता है वेरियस आयंस सच एज क्लोराइड आयन, कैल्शियम आयन एंड पोटेशियम आयंस का पैरासेल्यूलर रूट के थ्रू। अब इसमें मैंने आपको बेसिकली टिब्यूलर सिक्रीशन दिखाया है, यूरिन फॉर्मेशन का जो लास्ट प्रोसेस है टिब्यूलर सिक्रीशन। तो आप देखेंगे तो इसमें मैंने ग्रीन रंग से सिक्रीशन दिखा रखा है, तो सिक्रीशन है हाइड्रोजन आयन का और अमोनियम आयंस का और सब ड्रग्स का डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल में, ये प्रॉक्सिमल, सॉरी दिस इज प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल पीसीटी। इसके अंदर H+ आयंस, मैंने आपको H+ आयन, क्लोराइड आयन और बाइकार्बोनेट आयन का एसिड बेस बैलेंस बता दिया है। तो पीसीटी में जो सिक्रीशन हो रहा है, सम अमाउंट ऑफ प्रोटोनेटेड हाइड्रोजन आयंस एंड अमोनियम आयंस एंड सम ड्रग्स, जबकि जो
असेंडिंग लिम्फ है, ये असेंडिंग लिम्फ है, इसमें यूरिया का सिक्रीशन होता है इनसाइड द टिब्यूलर लूमेन, और डीसीटी जो पोर्शन है इसका रेगुलेटेड सिक्रीशन ऑफ पोटेशियम, एल्डोस्टेरोन जो होता है ये पोटेशियम का एलिमिनेशन कराता है, ये पोटेशियम का एलिमिनेशन कराता है एल्डोस्टेरोन। तो एल्डोस्टेरोन का एक्शन वही है, ठीक, डीसीटी में। और इसके अलावा कलेक्टिंग डक्ट भी तो आपने पढ़ रखी है, जहां पर टिब्यूलर सिक्रीशन होता है पोटेशियम का बाय एल्डोस्टेरोन, यहां भी तो एडीएच और एल्डोस्टेरोन का फंक्शन रहेगा, याद है ना, प्रिंसिपल सेल्स। तो यहां पर भी जब सोडियम का रिटेंशन होता है तो पोटेशियम का एलिमिनेशन होता है। तो ये वो जगह हैं, याद रखिएगा। हाइड्रोजन आयन जो है और अमोनियम आयन और सम ड्रग्स, उनका सिक्रीशन पीसीटी में होगा। बाकी पोटेशियम, सोडियम और यूरिया वगैरह जो है वो तो ठीक है, लेकिन ये जरूर याद रखिएगा आप, ठीक है। ये टिब्यूलर सिक्रीशन का एक डायग्राम है आपके सामने। बाकी ये जो नीले रंग से दिया है ये तो रीअब्जॉर्प्शन है, ये आपको पता है, देख लीजिए। यूरिया इंक्रीज्ड बाय एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन यूरिया का जो एब्जॉर्प्शन है उसको बढ़ा देता है ताकि वाटर का रिटेंशन हो सके ना। मेडुलरी इंटरस्टिशियम को, osmolarity को इंक्रीज करने में हेल्प करता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक। और ये कलेक्टिंग डक्ट पे एक्ट कर रहा है, याद रखिएगा। एंटी डायूरेटिक हार्मोन बताया था ना मैंने आपको। एक ब्रेक लेते हैं यार।